नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट या फिर रेगुलर प्लान को लेकर अक्सर निवेशकों में उलझन रहती है और निवेशक इनमें सही अंतर समझ नहीं पाते। ये दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश के दो अलग तरीके हैं। जहां म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन या ब्रोकरेज शामिल नहीं होता, वहीं रेगुलर प्लान में इसे वसूला जाता है। तो क्या इन फंड के रिटर्न पर भी इसका असर पड़ता है और कैसे चुने डायरेक्ट या फिर रेगुलर प्लान, इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। और इस पर विस्तार से चर्चा के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज हैं। परिचय करा देते हैं। पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रुंगटा सिक्योरिटीज से। बहुत स्वागत करते हैं पंकज जी और हर्षवर्धन, आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डायरेक्ट या फिर रेगुलर प्लान, क्या है आपका प्लान? ये निवेशकों में थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय जरूर रहता है, लेकिन जब से ये डीआईवाई निवेश का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, उससे ये तो बात समझ में आती है कि हाँ, लोग डायरेक्ट प्लान लेने में शायद ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये कागजों में सही है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। और भी इसके कई एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, पंकज जी, अंतर कैसे समझें? हम तो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो अलग अलग तरीके हैं, ये पर कैसे? नमस्कार हर्ष जी, नमस्कार। देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि 2013 में डायरेक्ट प्लान इंक्लूड हुए थे पहली बार। तो अब हर स्कीम में, चाहे वो कोई आप लार्ज कैप फंड देख रहे हो, मिड कैप देख रहे हो, किसी भी फंड हाउस का, वहां पर दो आपके पास ऑप्शंस होंगे। एक है रेगुलर प्लान और दूसरा होगा डायरेक्ट प्लान। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका पोर्टफोलियो अलग है, दोनों ही स्कीम्स के पोर्टफोलियो सेम होंगे। यानी कि अल्टीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एक ही तरह के फंड में हो रहा है, लेकिन फर्क है सिर्फ एक्सपेंस रेशो का। अब क्योंकि देखिए, कोई भी स्कीम है, उसके अंदर जब टोटल पैसा कलेक्ट होता है, तो उस पैसे में से कुछ हिस्सा, एक छोटा हिस्सा एक्सपेंसेस के तौर पर रखा जाता है इन्वेस्ट करने से पहले। और ये एक्सपेंस जो है बेसिकली, इसमें ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी होंगे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे, और जिसके लिए लिमिट है। तो उस एक्सपेंस में से अगर रेगुलर प्लान है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी होता है। तो ये देखिए, मैक्सिमम यदि 2.25% का एक्सपेंस रेशियो है, तो उसमें से हो सकता है कि 0.5%, 1% तक डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन हो सकता है। तो इसलिए यदि आप दो स्कीम देख रहे हैं, यानी कि स्कीम के दो ऑप्शन देख रहे हैं, तो रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा ज्यादा होगा डायरेक्ट के मुकाबले। बस ये अंतर है। तो जब एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टर के हाथ में जो रिटर्न है वो डायरेक्ट प्लान में थोड़ा ज्यादा आएगा। लेकिन बात यदि ये पूछी जाए कि क्या हर इन्वेस्टर को डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए क्योंकि वहां पर एक्सपेंस रेशियो कम है, तो इसका उत्तर मेरा होगा बिल्कुल नहीं। ये हर व्यक्ति के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए फिट नहीं बैठेगा। उसके लिए कई बातें आपको देखनी होंगी। कि सिर्फ रिटर्न के लिहाज से, सिर्फ एक्सपेंस रेशो के लिहाज से आपको ये तय नहीं करना चाहिए कि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर रेगुलर प्लान के थ्रू उसी फंड में जाना चाहते हैं। तो हम तो यूजुअली, हर्षवर्धन, अगर समझें, अगर मानिए ये बात निकल कर सामने है कि डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशो होता है वो रेगुलर प्लान के मुकाबले कम होता है, जो एनएवी होती है डायरेक्ट प्लान की वो रेगुलर प्लान के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, लंबे टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो शायद कुछ परसेंट रिटर्न एक डायरेक्ट प्लान का रेगुलर प्लान के मुकाबले ज्यादा बने, तो कोई क्यों ना डायरेक्ट प्लान में निवेश करे? समय देखिए स्वाति, डायरेक्ट प्लान इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था तो पंकज जी ने एक ब्रीफ दिया है, उसका मैं आपको एक स्टेप वाइज प्रोसेस बताता हूँ। सो एक टाइम था जब म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते थे तो उस समय एंट्री लोड लगती थी। विच मीन्स अगर आप 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एंट्री लोड के तौर पे 2% या 2.25% एंट्री लोड लगती थी। मतलब 2000 या 2250 रुपए इन्वेस्टर के पहले कटते थे और बाकी का इन्वेस्ट होता था। ये एंट्री लोड किस लिए था कि ये आपका मार्केटिंग चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह जो देनी होती है, वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो रिकवर किए जाते थे। अब ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस समय थे जो खुद से ही इन्वेस्ट करते थे। उस समय वो कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, और अगर वो भी एप्लीकेशन करते थे तो उनकी एप्लीकेशन में से भी 2.25% एंट्री लोड के रूप में काट दिया जाता था। अब अगर फंड हाउस को कोई भी मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है ऐसे इन्वेस्टर के साथ जो बिना डिस्ट्रीब्यूटर के आ रहा है, तो
ये जायज सी बात है कि क्यों वो एंट्री लोड दिया जाए। अब वही चीज को आप टीईआर में, टोटल एक्सपेंस रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। एंट्री लोड हट चुका है, और आज की तारीख में अगर एक इन्वेस्टर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है, तो जो टीईआर, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो कलेक्ट करते हैं, उसमें से ब्रोकरेज दी जाती है, जो भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं उस फंड के। और अगर कोई इन्वेस्टर बिना कोई सहायता के आ रहा है, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्यों वो एक्स्ट्रा आपको देंगे? वो सिर्फ फंड मैनेजमेंट चार्ज देना चाहिए। तो इसी के लिए, ये गैप को हटाने के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान और रेगुलर प्लान बनाया गया है। अब ये नैरेटिव पूरा चेंज हो गया। नैरेटिव चेंज कहाँ हुआ? अब हम इस चीज में लग गए कि क्या मुझे वो एक्स्ट्रा जो मुझे लग रहा है, क्या मेरे रिटर्न में से खत्म होगा, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली इन्वेस्ट करूं। लेकिन एक इन्वेस्टर को ये समझना है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है उन इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है जो खुद से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो फाइनेंशियली सैवी हैं, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को ट्रैक कर सकते हैं, जो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कैसे एलोकेट करना है। अगर एक तरफ मान लीजिए आप ये एलोकेशन खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मुझे एक रेगुलर प्लान में कोई असिस्टेंस के बिना जाना है, तो डायरेक्ट प्लान में आप जा तो रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी तरह अपने हिसाब से अच्छा सा पोर्टफोलियो बना पा रहे हैं कि नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि हम पेनी वाइज पाउंड फुलिश बन जाते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा पैसा अगर कहीं देना पड़े फीस के रूप में, वो हम नहीं देना चाहते, और हम उसके जगह पे जो हमारा 99% का जो पैसा है उसको हम गलत जगह पे लगा दें। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। जो आपने कहा कि यस, कि अगर एक इन्वेस्टर कोई भी कॉस्ट लेता है, मान लीजिए आपसे टीईआर जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा ज्यादा लिया जा रहा है, तो वो आपके रिटर्न में असर आना ही है। क्योंकि जैसे पंकज ने भी कहा कि दोनों पोर्टफोलियो सेम बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो अलग बन रहा है कि एक जगह ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, दूसरी जगह कम मिल रहा है। पोर्टफोलियो तो सेम है, तो रिटर्न भी उस पर सेम ही आना है। अगर आप एक जगह पे 1% चार्ज दे रहे हो और दूसरी जगह पे आप आधा टका दे रहे हो, तो हाफ अ परसेंट जो आप ज्यादा दे रहे हो, वो आपके रिटर्न में से ही माइनस होगा ना। सो ये बात सही है। लेकिन पेनी वाइज पाउंड फुलिश बनना, वो मुझे, अगर आप लोकल लेवल पे अगर इन्वेस्टर से मिलेंगे, अधिकतर इन्वेस्टर्स हैं जो एसआईपी क्या होता है उसे उन्हें वो भी नहीं पता है। वो पूछते हैं कोई अच्छी एसआईपी बताओ। एसआईपी स्कीम नहीं होती, एसआईपी एक जरिया है कोई स्कीम में इन्वेस्ट करना। लोगों को कंपैरिजन, जब आप, ज्यादातर मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो लार्ज कैप का रिटर्न मिड कैप से कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि मिड कैप अच्छा दे रहा है तो सारे पैसे मिड कैप में लगाओ। एसेट एलोकेशन कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ऐसा इन्वेस्टर, आप अगर डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं, तो सोचिए आप क्या नुकसान अपने आप के लिए कर सकते हैं। मैं कोई नंबर्स भी आईएमसी के डेटा शेयर कर सकता हूँ, जब आप बताएं तो उसमें लॉन्ग टर्म की जो हम बात करें कि लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर रहता है तो मिलेगा ना रिटर्न। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एमफी के वर्धन, नंबर्स, बिल्कुल, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया कि आपका जो एक जो निवेश की स्ट्रैटेजी है वो लॉन्गर टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल एक इक्विटी फंड में रहने की है। अगर आपका वो पर्पस सॉल्व होता है एक डायरेक्ट प्लान में जाने से, जिसमें आप थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो से आप अपना पैसा बचा रहे हैं या कमा रहे हैं, तो क्या डज इट रियली मैटर? कहने का मतलब यही है पंकज जी, ये जो एक्सपेंस रेशो में मैनेजमेंट फ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन फ़ी है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, इसकी जो अहमियत है वो रेगुलर प्लान को स्पेशल कैसे बनाती है, ये समझना ज़रूरी है। एक निवेशक के लिए अगर वो ये कॉस्ट दे रहे हैं, अगर वो एक ऑपरेशनल कॉस्ट दे रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन फीस भी दे रहे हैं, एक मैनेजमेंट फीस भी है, तो वो क्यों जाती है ये फीस, और ये रेगुलर प्लान को एक डायरेक्ट प्लान के मुकाबले थोड़ी एक्सपेंसिव क्यों बनाती है, और इवेंचुअली इसका एक फायदा एक रेगुलर प्लान के निवेशक को होता कैसे है? स्वाति जी, पहली बात तो यह है कि कुछ ना कुछ एक्सपेंस दोनों में होगा। जो डायरेक्ट प्लान है उसके अंदर भी फंड मैनेजमेंट चार्जेस और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो तो होना ही है। सिर्फ फर्क है तो सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन जो है उसका है। और यहाँ पर क्योंकि ट्रेल फीस होती है, अभी कोई एंट्री लोड नहीं है, तो अपफ्रंट कोई कमीशन भी नहीं मिलता डिस्ट्रीब्यूटर को। तो जैसे पैसा बढ़ता है उस पैसे में से कुछ एडजस्ट होता है, वो डेली बेसिस पर एडजस्ट होता है एनईवी में, तो वहां पर फर्क होता है। दूसरी बात जो अभी हर्ष ने भी कहा कि देखिए, अगर आप दो स्कीम को कंपेयर करेंगे, अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बीच कितना अंतर रहा, तो आपको फर्क दिखाई देगा। लेकिन वेल्थ कितने लोगों ने क्रिएट की, क्या डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने वाले लोगों ने ज्यादा वेल्थ क्रिएट की, या फिर रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने वाले लोगों इन्वेस्टर्स ने ज्यादा वेल्थ क्रिएट की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सच बताऊं आपको
क्योंकि यहां पर जब जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, एक तो जानकारी का अभाव होता है, तो जानकारी के अभाव में आप सही से पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में अक्सर ऐसा होता है कि जो पास्ट में जिन स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, आप उन्हीं में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी इन्वेस्टर्स एक तरह से बिहेव करेंगे। यदि इन्वेस्टर को सच में बहुत अच्छी जानकारी है, एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस पता है, किस तरह के मार्केट कैप में ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए, कहां कम होना चाहिए, बात पता है, तो शायद आप खुद भी कर सकते हैं, बट उतनी समझ होना मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे में ऐसे इन्वेस्टर्स जो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो वेल डिजाइंड होता है और उसका फायदा उन्हें लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलता है। तो स्कीम के रिटर्न एक बात है, पर आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके गोल के हिसाब से किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई गई है, किस तरह से एलोकेट किया गया है। दूसरी बात यह है, स्वाति, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली करवाते हैं, किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाते हैं और वो उनका प्लान बना के देते हैं और उसके बाद वो डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे हो सकता है कि आपको बराबर गाइडेंस मिली है और फिर आपने डायरेक्ट प्लान में लिया है। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो ना तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं और वो ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले रहे हैं, बल्कि खुद किसी ऐप के जरिए या सिर्फ ये पास्ट परफॉर्मेंस देख के, और आपने देखा, हमने कई बार देखे बहुत सारे पोर्टफोलियो जहां पर स्मॉल कैप में ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन सेक्टोरल फंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर का पैसा वहां नहीं मिलता बनता है, रिस्क ज्यादा होता है। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। रेगुलर प्लान हर्षवर्धन, यही बात जो कि पंकज जी ने भी बताई कि जिसका जिक्र अभी आपने कुछ देर पहले किया था, जो लोग डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रहे हैं, यानी खुद एएमसी की साइड से एक डायरेक्ट प्लान आप ले रहे हैं एज कंपेयर टू एक रेगुलर प्लान आप ले रहे हैं, जहां पर आप अलग अलग चार्जेस भी देते हैं, जिस पर डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस भी शामिल होते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। कहां पर निवेश ज्यादा बरकरार रहता है, कहां पर लंबे टाइम के लिए लोग टिकते हैं, कहां पर एसआईपी ज्यादा टाइम के लिए होती है, इसके आंकड़े क्या बताते हैं? तो स्वाति, मैं आपको एनफी का डेटा बताता हूँ, जो पहले हम बताते हैं 2021 का डेटा जो मेरे पास है। जितनी एसआईपी चालू हुई टोटल में और 5 साल के बियॉन्ड कितनी चली, हम वो देखते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। हमने ये बात सुनी और कही कि लॉन्ग टर्म में जो चार्जेस आपके कम लगते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस आपको लंबी अवधि में पड़ेगा। लेकिन अगर हम 2021 का डेटा देखें, कितनी एसआईपी 5 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू होती है। सो डायरेक्ट प्लान में 98% एसआईपी जो है वो बंद हो जाती हैं 5 साल के ऊपर। ये 2021 का डेटा बता रहा हूं। सो विच मीन्स खाली 2% इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी 5 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू की। यही जो रेगुलर प्लान में है, इसमें 90% एसआईपी बंद हुई। मतलब 10% लोगों ने रेगुलर प्लान में 5 साल के बियॉन्ड अपनी एसआईपी कंटिन्यू की। तो ये 2021 का डेटा है। सिर्फ 2% डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ने 5 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू किया और 10%, मतलब 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स जो रेगुलर प्लान में, उन्होंने 5 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू किया। ये चीज हम अगर 2023 का डेटा देखें एमफी का, 4% इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट प्लान में है, सो पहले 2% था 2021 में, अब ये 2023 में बढ़ के डबल हो गया। विच मीन्स 4% इन्वेस्टर्स ने 5 साल से बियॉन्ड अपनी एसआईपी को कंटिन्यू किया। बाकी जो 96% है, उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर्स में अपनी एसआईपी बंद कर दी। रेगुलर प्लान में 15% इन्वेस्टर्स ने 5 साल के बियॉन्ड अपनी एसआईपी कंटिन्यू की है। जो डायरेक्ट प्लान में 4% है, वहां रेगुलर प्लान में 15% लोगों ने अपनी एसआईपी 5 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू की है। स्वाति, ये डेटा अपने आप में बताता है कि जब आप लॉन्ग टर्म में बताते हैं कि मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा अगर मैं रेगुलर प्लान में नहीं करके डायरेक्ट प्लान में करूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या आप रहेंगे उस प्लान के अंदर, कि आप मार्केट की वोलेटिलिटी देख के या प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से आप अगर मार्केट से निकल जाएंगे, आपको हैंड होल्डिंग नहीं है। स्वाति, मैं 3 एग्जाम्पल आपको देता हूं। पिछले 2 दिनों में मार्केट ऑल टाइम हाई टच किया है। जो अच्छे फाइनेंशियली सैवी इन्वेस्टर्स की भी बात करता हूं मैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत फाइनेंशियली एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो वेल टू डू है, वेल प्लेस्ड है अपने जॉब में, सीनियर पोजीशंस में है। मुझे एक कॉल आता है कल कहते हुए कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मेरी प्रॉफिट्स बहुत अच्छी दिख रही है, मैं उसे बुक करके कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है जो आप रन कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट हो रही है आपको, और वो कॉन्सेंट्रेटेड 1-2 स्टॉक का पोर्टफोलियो लेना चाहते हैं। तो हमने बात की उनसे, उनसे बताया कि नहीं उसके एडवांटेजेस अलग है फलाना वगैरह, तो वो आज इन्वेस्टेड है। आज दोपहर में मुझे एक कॉल आया है एक और इन्वेस्टर का, ये कहते हुए कि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। उन्होंने कुछ 6 महीने से इन्वेस्ट कर रखा है, तो नेचुरली बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, क्यों ना मैं बुक करके कोई फिक्स डिपॉजिट में लगा दूं, तो एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। उनका टाइम होराइजन है करीबन 15-20 साल का। तो हमें उनसे भी बात करके समझाना पड़ा कि शॉर्ट टर्म में 6 महीने की प्रॉफिट बुक करके फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करना इट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो बात हुई, समझ में आई। कहने का मतलब है कि यही डायरेक्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो किससे सलाह लेते, किससे बात करते, किससे समझते, अपनी प्रॉफिट देख के बुक कर लेते, और यही चीज नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर सिर्फ 4% एसआईपी 5 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू हो रही है, तो वो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं वो सिस्टम में खो जा रहा है और वो एसआईपी बंद कर रहा है। यही चीज रेगुलर प्लान में 15% है। हम्म। तो ये डिफरेंस आपको समझना हो। कई बार छोटी सी फीस देख के अगर आप लंबी अवधि तक अपना वेल्थ क्रिएट कर सकें, वो ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू अगर छोटा सा दे। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है, जो ये 4% इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 5 साल के बियॉन्ड इन्वेस्ट किया है, बेशक डायरेक्ट प्लान में कंटिन्यू करें, हम्म। क्योंकि आपके लिए ही डायरेक्ट प्लान बना है। बिल्कुल। हर्षवर्धन, बिल्कुल कहने का मतलब यही है कि सिर्फ कागजी जानकारी पर ना जाएं, अपनी अकल भी लगाएं। आपको समझना ज़रूरी है कि शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ी जानकारी की ज़रूरत हो, एक एडवाइज़र की ज़रूरत हो, अगर उसको हल्की फीस देकर भी आपको शुरुआत में एक नॉलेज के साथ साथ एक निवेश के सफ़र में एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यही हम चर्चा कर रहे हैं और ये पहलुओं को जान रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे, आगे भी बने रहिए हमारे साथ। डायरेक्ट या फिर रेगुलर, क्या है आपका प्लान? म्यूचुअल फंड के एक ही फंड के दोनों प्लान्स की आज हम चर्चा कर रहे हैं। हर्षवर्धन रुंगटा, पंकज मटपाल हमारे साथ हैं। पंकज जी, एक एडवाइजर का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये भी एक तरीका हो सकता है कि एक अच्छे, जिसका जिक्र भी किया आपने किया था, कि अच्छे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद लेकर या किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेकर भी आप एक डायरेक्ट प्लान को चूज कर सकते हैं। मतलब आप उसमें जैसे जो रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, वो शायद रेगुलर प्लान सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर इसमें आप उनको सजेस्ट कीजिए, उनका पोर्टफोलियो आप प्लानिंग में मदद कीजिए, फिर एक डायरेक्ट प्लान में आप निवेश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक एडवाइज़र भी आपको अच्छी मदद दे रहा है, अच्छी सलाह दे रहा है, और आप खुद से भी एक निवेश आगे बढ़ा रहे हैं। ये तरीका कैसा रहेगा? बिल्कुल स्वाति, देखिए ये बात तो तय है कि अपने आप निवेश करने के बजाय आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। अब जो हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड एडवाइजर की, तो ये एक कैटेगरी है बेसिकली जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती है। और इसके तहत ऐसे फाइनेंशियल प्लानर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, वो रेगुलर प्लान नहीं दे सकते। वहां पे कंडीशन है कि वो सिर्फ प्लान बना सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते। तो ऐसे में ऐसा हो गया कि आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पूरा प्लान लिखा, उन्होंने बताया कि आपको किस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है, और फिर उसके बाद आप डायरेक्टली एएमसी से वो स्कीम बाय कर सकते हैं। तो ये एक चॉइस हो सकती है, लेकिन यहां पर तभी मुमकिन है जब आप थोड़ा खर्चा ज्यादा करना चाहते हो, क्योंकि अगर कोई आपकी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो फीस ज्यादा होगी। तो ये बिल्कुल बेशक आप कर सकते हैं, बट यहां पर खर्चा होगा। एक तरफ आप बचा रहे हैं अपना जो एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन ये बात तय है कि आपको फीस पे करनी होगी। बट दूसरी बात यह है कि आपको मामूली एक मतलब ये कह लीजिए कि एसआईपी से शुरुआत करनी है, आपको थोड़ा बहुत करना है, तो वो एक जो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी क्वालिफाइड है, उसने भी एग्जाम पास किया हुआ है, उसको नॉलेज है, वो आपकी बिल्कुल मदद कर सकता है आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करने में म्यूचुअल फंड का। तो ऐसे में आपको यदि उस तरह से फीस नहीं पे करनी है, तो आप ध्यान रखिए, आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, आपको आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करने में मदद मिलेगी, हैंड होल्डिंग होगी। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, जो शुरुआत कर रहे हैं, और जो मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए जानकारी चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर प्लान थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस हो सकती है।
बिल्कुल। और इसी में कुछ आंकड़े हम जोड़ना ज़रूर चाहेंगे। ये जो एमफी के आंकड़े हैं, जैसा हर्षवर्धन भी बता रहे थे, पंकज जी ने भी बताया कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें, जो रेगुलर प्लान का एयूएम है वो डायरेक्ट प्लान के मुकाबले बढ़ा है। तो जो रेगुलर प्लान का कुल म्यूचुअल फंड के एयूएम में जो हिस्सा है वो ज़्यादा है। और जो रेगुलर प्लान का एयूएम है 79% बढ़ा है, जिसके मुकाबले डायरेक्ट प्लान का जो एयूएम है 56% ही बढ़ा है। मतलब जो डायरेक्ट प्लान का एयूएम, हर्षवर्धन, वो कुल एयूएम में कुछ घटा है पिछले कुछ टाइम में। और 2019 से 2023 का जो ये टाइम रहा है, उसमें डायरेक्ट प्लान का एयूएम इनफैक्ट 30% से घटकर 26% हुआ है। और जैसा जिक्र भी आपने किया था कि डायरेक्ट प्लान ज़्यादा मुनाफा वसूली का शिकार होते हैं, तो इसलिए पंकज जी ने भी जैसा कहा, अब आने वाले टाइम में क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, और हर कोई चाहता है, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि डीआईवाई निवेश करें, खुद से फंड चूज़ करें और उसको इन्वेस्ट कर लें। थोड़ी इधर से जानकारी, थोड़ी उधर से जानकारी ले लेते हैं। आजकल तो जानकारी का कोई अभाव भी नहीं है। इसलिए आने वाले कुछ टाइम में किन बातों का ध्यान में रखते हुए किसी भी प्लान में इन्वेस्ट करें? तो देखिए स्वाति, आपने बहुत अच्छा एक बात बताया कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्हें खुद से इन्वेस्ट करने में बहुत मजा आता है। ये लोग, क्योंकि एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होता है, वो अपना मोबाइल ऐप ऑन करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। और अभी मार्केट इतना अच्छा चल रहा है कि आप जो भी आपने कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट किया होता है, शायद आप प्रॉफिट ही कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट आपकी रिसर्च की वजह से हुआ है या कुछ, लेकिन वैसा नहीं है, मार्केट अपने आप में चला है। अब ये इफेक्ट को मैं आपको एक लाइटर नोट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम देखते हैं कोई एक फैमिली लिफ्ट में अंदर आती है, तो बच्चे पहले होते हैं ना, वो बटन दबाने बड़ा खुशी, बड़ा मजा आता है उनको। अगर लिफ्टमैन भी होगा वहां पर, लेकिन पहले उनको बटन दबाना है क्योंकि फिर वो लाइट आती है वहां पर। तो ये क्या एक मजा की बात होती है। अब यही चीज कन्वर्ट हो गया है डीआईवाई इन्वेस्टर्स को मोबाइल ऐप पे। आपके पास अगर कोई हो भी तो हमें खुद ही एग्जीक्यूट करना है। आपको आप मैं सिर्फ एक चीज सिंपली कह रहा हूँ। पंकज जी ने बहुत अच्छी चीज कही। उन्होंने कहा कि आपको अगर एक फील्ड की नॉलेज नहीं है तो प्लीज एडवाइस लीजिए। वो एडवाइस आप आरआईए से लीजिए, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, किसी से भी लीजिए। लेकिन अगर आपको उस फील्ड की जानकारी नहीं है तो प्लीज आप किसी जानकार से एडवाइस लीजिए। आप कैसे लेते हैं? आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके एमएफडी के थ्रू करते हैं या आरआईए से लेकर डायरेक्ट प्लान में करते हैं, कोई फर्क नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग एडवाइस। अब ये फर्क होता है कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले रियलिस्टिकली अपने आप से पूछिए, क्या आप इस मार्केट की वोलेटिलिटी, एसेट एलोकेशन, इमोशनल जो आपका बायसेस है, उसको कंट्रोल करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो प्लीज आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये प्लान आपके लिए ही बना गया है। अगर आप सिर्फ ये देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरा कॉस्ट ज्यादा देने से मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कम हो जाता है, जो आजकल प्रमोट किया जा रहा है, जो नैरेटिव बताया जा रहा है, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आपको एक कैलकुलेशन बताएंगे कि 20 साल तक आपने इन्वेस्ट किया तो आपने इतने लाख रुपए कम कमाए अपने फंड वैल्यू में। लेकिन पहली बात है, क्या 20 साल तक आप टिके रहेंगे? जो हम डेटा बता रहे हैं उसमें नहीं रह रहे। लोग 4% के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, 4% इन्वेस्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म तक रहेंगे नहीं तो आपको फायदा कैसे होगा? तो एक चीज ध्यान रखिए। और दूसरा, जो आपने कहा कि लोग इधर से उधर से इंफॉर्मेशन लेके अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं, वो सही तरीका नहीं है। हर चीज कस्टमाइज की जाती है। अगर स्वाति राइट। 2 मिनट आपके पास। 30 सेकंड में प्लीज, क्विकली, वेरी, हर्षवर्धन। ओके ओके सर, स्वाति मैं एक चीज बताता हूँ। हमारी परिवार में 5 लोगों को कोविड हुआ था सन 2020-21 के जो टाइम था। हर एक हमें ऑनलाइन सब कुछ पता था कि हमें फैबी फ्लू लेना है, डोलो लेना है, स्टीम लेना है वगैरह, सब पता था। क्या हमने अपना ट्रीटमेंट खुद से किया? हम पांचों लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने हमारी हाइट, वेट और सिम्टम्स देखते हुए हमें फेवी फ्लू का भी ट्रीटमेंट अलग अलग दिया था, डोलो का ट्रीटमेंट अलग दिया था। तो अगर मैं यही चीज ऑनलाइन देख के हम सभी फेवी फ्लू, डोलो वगैरह लेने लग जाते एक ही बराबर, तो हमारे लिए नुकसान होता। तो उसी तरह आपका पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो भी, स्कीम के नाम पता होंगे लेकिन क्या आपके लिए सही है, किस मात्रा में आपके लिए सही है, ये चीज के लिए आपको किसी एडवाइजर से बात करनी है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि आप निवेश कीजिए, थोड़ी एडवाइस लेके निवेश कीजिए, थोड़ा सोच समझ के निवेश कीजिए। और यही एक तरीका है। रेगुलर और डायरेक्ट प्लान चाहे कोई भी हो, किसी ना किसी तरीके की एडवाइस बेहद ज़रूरी है निवेश की इस जर्नी में। समझा हमने बारीकियों को रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान की। धन्यवाद करेंगे पंकज जी और हर्षवर्धन, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।